हाँ देखिए, दो सदिशों का योग में हम लोग जो है दो सदिशों का योग व अंतर ज्यामिति विधि से पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, एक सदिश होता है। एक क्या होता है, कोई सदिश लेते हैं, माना एक सदिश है, एक सदिश ए है ना, जिसको दो सदिश ए व बी है, जिसे निम्नवत प्रदर्शित किया गया है। ध्यान से देखो, जैसे एक सदिश ए है ना, सदिश में क्या होता है, परिमाण और दिशा। तो परिमाण क्या होता है, जो तीर की लंबाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाण। और जो ये तीर का दिशा होता है, नोक होता है, उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो एक सदिश यह है और एक सदिश यह है बी। यह मान लीजिए 5 सेमी लंबा है, या कितना है, 3 सेमी लंबा है। ठीक, हमें a प्लस बी यहाँ पे ज्ञात करना है, और एक वेक्टर a प्लस वेक्टर बी, और दूसरा ज्ञात करना है वेक्टर a माइनस वेक्टर बी। ठीक, इसमें स्केल का सहायता लेना पड़ता है। किसका, स्केल का। इसमें आपको स्केल, आप स्केल ले लीजिए, उसी से काम करिए। इसमें जोड़ना नहीं है, न घटाना है, इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ नाप करना है। क्या करना है, माप। चलो, तो वेक्टर ए हो गया है, क्या हो गया, वेक्टर बी। तो जोड़ने में क्या होता है, पहला हम लोग जोड़ते हैं ए प्लस बी। हाँ, कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से देखो, वेक्टर ए प्लस बी जोड़ने का तरीका है, पहले सदिश को, पहला सदिश जैसे वैसे हम लिख लेंगे। पहला सदिश जिस डायरेक्शन में है, जितनी लंबाई का है, उसी डायरेक्शन में उसी लंबाई का हम उसको लिखेंगे। यही ना है, हाँ, ये वेक्टर है। जोड़ने का क्या तरीका है, पहले सदिश को जितनी लंबाई है, जिस दिशा में है, उसको हम वैसे ही लिखेंगे। ठीक, अब क्या करना है, दूसरे सदिश का को भी लिखना है, ठीक उसी लंबाई का, उसी दिशा में। कैसे लिखना है, उसको उठाकर ऐसे ही बस यहाँ पर लगाना है, इस ए के शीर्ष पर इसके पुच्छ को लगाना है। समझा, उसका डायरेक्शन चेंज न होने पाए। जैसे कि उसका डायरेक्शन यहाँ पर इस दिशा में है, हमको चाहे जहाँ पे ले जाए इसी दिशा में होना चाहिए। ठीक, जैसे मैं इधर उत्तर, मैं अगर यहाँ पर मैं खड़ा होकर जैसे दक्षिण की तरफ मैं मुंह किया हूँ, तो वहां पर भी एक व्यक्ति खड़ा होकर दक्षिण की तरफ मुंह कर सकता है नहीं, और आगे खड़ा होकर व्यक्ति भी दक्षिण का मुंह कर सकता है। तो ऐसे अगर यहाँ पे इसकी डायरेक्शन यहाँ पर है, हम इसको सिर्फ उठाएंगे, इसकी डायरेक्शन इसको लाके यहाँ पर रख देंगे, और दिशा नहीं चेंज होना चाहिए। रखिए, इसको उठा के आप रखिए, रख दिए। ठीक, ये 5 सेमी है, ये कितना है, ये बी हो गया। क्या हो गया, जोड़ क्या होता है, अब तो हम रख दिए। जोड़ क्या होता है, ए के पुच्छ से बी के शीर्ष को मिला दीजिए। मिलाने के बाद स्केल से इसकी माप ज्ञात कर दीजिए। हम लोग कैलकुलेशन से इसका माप नहीं ज्ञात कर सकते। हम लोग किस विधि से ज्ञात करेंगे, स्केल की विधि से। अब स्केल तो हमारे पास है नहीं, है, लेकिन अब इसको जोड़िए, यहाँ से वाली माप जितना होगा उसको लिख देंगे हम। यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आप लोग स्केल से माप के आप लिख दीजिए। ठीक, अब देखो ध्यान से, वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी क्या हो गया, ए प्लस बी। जितना यहाँ पाया, मान लीजिए यहाँ पाया 7, कितना है, 7, कितना है, 7। इसका तब तीर की लंबाई कितना होगी, 7 से। अब दिशा कहाँ पर है, दिशा इस डायरेक्शन में है। समझ में आया ना, ये जोड़ हो गया। कैसे जोड़ेंगे, पहले सदिश को
जैसा है वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। फिर दूसरे सदिश को उठाकर उसके पुच्छ पे रखना है। कहाँ रखना है? नहीं, उसके शीर्ष पर, माने दूसरे सदिश का पुच्छ पहले सदिश के शीर्ष पर रखना है। इस प्रकार रखिए कि दिशा में कोई चेंजिंग न हो। हमें इस प्रकार रखना है, उसकी दिशा में कोई बदलाव न हो। उसके बाद रख दिए तो ए के पुच्छ को बी के शीर्ष से मिला देंगे और जो लंबाई होगी वही परिणामी होगा। जो लंबाई होगी वही परिणामी होगा। और उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी? ए से बी तक। ए के पुच्छ से बी के शीर्ष की दिशा में लंबाई की दिशा में दिशा होगी, ठीक। तो इसको अपने से कर लीजिए। क्वेश्चन लिखे थे कि नहीं? या ए था कितना था? 5 और बी कैसा था? ऐसे ना, ये कितना था? 3 हाँ देखिए, अब हम a माइनस बी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? इसमें क्या करना है, थोड़ा सा हम अपना प्रश्न बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे? ध्यान से देखो, या a हो गया है, क्या हो गया? b। हमें a माइनस बी चाहिए। क्या चाहिए? a माइनस बी। तो b इस डायरेक्शन में, तो माइनस बी किधर होगा? लंबाई वही रहेगी, बस तीर का नोक जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा। जिसको घटाना है उसकी डायरेक्शन बदल लीजिए, आप उसकी दिशा बदल दीजिए। नहीं समझे? जैसे बी को घटाना है, बी की दिशा किधर? इधर है। अब बी को घटाना है तो माइनस बी निकाल लीजिए। माइनस बी किधर हो जाएगा? नीचे की तरफ। बस अब जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ देंगे। जोड़ सीखे हो ना अभी, बस उसी तरीके से करना है। कैसे? ए को ऐसे लिख लीजिए, कितना है? 5 से। अब इससे नहीं मतलब है, हमसे किससे मतलब है? इससे। इसको कैसे लिखेंगे? इसके शीर्ष पे इसके पुच्छ को मिलाओ। मिला दिए हम। सही है। अब परिणामी क्या होगा? इसका पुच्छ इसका शीर्ष मिला दीजिए। क्या होगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। समझ आया? फिर से मैं बता दे रहा हूं। ए को जैसे का तैसा लिखिए, बी की दिशा चेंज कर दीजिए। जिसको घटाना है उसकी दिशा आपको चेंज करना है। जिसको घटाना है उसकी दिशा आपको बदलना है। बी इस डायरेक्शन के साथ, माइनस बी इस डायरेक्शन हो जाएगा। और इसके बाद हम जैसे जोड़ते हैं वैसे इसको जोड़ देंगे। ये 5 है, बी कितना है? 3 है। और इसको जोड़िए, कितना आएगा? ये माइनस बी आएगा, 2 के करीब आएगा। जो कर लीजिए, जितना है आप लिख दीजिए। स्केल से नाप के लिखना है। मेरा तो 6 आ रहा है। दो सदिशों का योग समांतर चतुर्भुज विधि से ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, 2 सदिश होता है। ध्यान से देखिए, इसका पहले सूत्र होता है। मान लीजिए एक सदिश होता है P और एक सदिश क्या है? Q। समझ में आया? एक सदिश P है, एक सदिश क्या है? Q है। और दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या है? तो बीच का कोण कैसे निकालेंगे? इसको पीछे बढ़ाएंगे, इसको इधर करेंगे तो कोण तो बनेगा। तो अगर दोनों सदिशों के बीच का कोण अगर अल्फा है, क्या है? अल्फा है, तो परिणामी हमारा होता है R बराबर, परिणामी का परिमाण R बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। ठीक। और परिणामी की दिशा क्या होता है? tan थीटा। परिणामी की दिशा, परिणामी का परिमाण है। क्या है? परिमाण। परिणामी की दिशा क्या होगा?
दिशा P से tan थीटा बराबर Q साइन अल्फा बटा P प्लस Q cos अल्फा। अगर परिणामी की दिशा, ध्यान से पहले देखो, अभी हम सिद्ध कराएंगे सारा। परिणामी की दिशा कहाँ से? Q से। Q से ज्ञात करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ जहाँ जहाँ Q है वहाँ P हो जाएगा। tan थीटा बराबर P साइन अल्फा Q प्लस P cos अल्फा। अभी समझो ध्यान से, दो सदिश P और Q है, इसको हमें जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना। तभी तो हम जोड़ अभी ज्यामिति विधि से देख के आए। हमें समांतर चतुर्भुज के नियम द्वारा इसको जोड़ना है। तो इसका नियम यह है कि अगर दोनों सदिश को समांतर चतुर्भुज की दो भुजा बनाया जाए तो इनका परिणामी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से होकर जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा? विकर्ण से होकर जाएगा, जिसका परिमाण R बराबर अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा है। अल्फा क्या है? दोनों सदिशों के बीच का कोण। ठीक। अब परिणामी की दिशा P से, मतलब जैसे परिणामी जब ऐसे आ गया यहाँ पर, समझ में आया ना? या P से कुछ कोण बनाएगा तो वही P से tan थीटा और Q साइन अल्फा बटे P प्लस Q cos अल्फा। अब परिणामी की दिशा Q से tan थीटा और P साइन अल्फा बटे Q प्लस P cos अल्फा। अच्छा, इसको मैं और मतलब दिमाग में फील में कराता हूँ। कैसे कराऊंगा, ध्यान से सुनो। जैसे यहाँ पे कोई जो है वजन है, क्या है? मान लो कोई द्रव्यमान है, कोई भार है। यहाँ कोई भार है, समझ लो ध्यान से, इसको कैसे अनुभव करोगे। यहाँ कोई द्रव्यमान है, हम जो है इसको इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं। इस द्रव्यमान को मैं इस डायरेक्शन में खींच रहा हूँ ना, तो किधर खींच के जाएगा? इधर जाएगा ना। अगर मान लो मैं नहीं हूँ, दूसरा कोई इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो वो बोझ किधर जाएगा? जो भार है किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, जाएगा ना। अगर मान लो कि यहाँ पे भार है, मैं इस डायरेक्शन में खींच रहा हूँ या इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो वह किस दिशा में जाएगा? ना तो मेरे पे जाएगा ना तो उसके पे जाएगा, इन दोनों के बीच में कहीं से जाएगा। समझ आया? समझ आया नहीं? तो जो दोनों के बीच से कहीं से होकर जाएगा वो तो उसका दिशा हो गया। और जितने बल से जाएगा वो परिणामी होता है। क्या होता है? परिणामी का परिमाण। क्योंकि सदिश में दो होता है, एक परिमाण होता है, एक दिशा। तो परिमाण का सूत्र यह हो गया और दिशा का सूत्र यह हो गया। समझ में आया ना? मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। एक बल P है मान लो, एक बल Q है। P इस डायरेक्शन में, Q इस डायरेक्शन में। तो परिणामी कहाँ कार्य करेगा? इसके बीच में काम करेगा ना। और उसका दिशा, परिणामी का सूत्र तो यह हो गया, दिशा का सूत्र यह हो गया। ठीक। तो यही है समांतर चतुर्भुज के योग का, अरे सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है? यदि दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो उनका परिणामी दोनों सदिशों के विकर्ण से होकर जाता है। ठीक। तो परिणामी का परिमाण क्या होता है? R बराबर अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। यहाँ पे सदिश का निशान नहीं लगाना है तीर का, क्योंकि परिमाण है केवल ना। और दिशा क्या होगा? tan थीटा और Q साइन अल्फा बटे P प्लस Q cos अल्फा, या tan थीटा और P साइन अल्फा बटे Q प्लस P cos अल्फा। समझ में आया ना? या P से है या क्या है? Q से कोण है। यह सदिश P है और यह क्या है? सदिश Q है। ध्यान से देखिए, यह सदिश P है, यह सदिश Q है। संलग्न भुजा का मतलब दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक हो ना। संलग्न भुजा द्वारा निरूपित किया गया है। अब हम क्या करेंगे? इसके समांतर यहाँ पे एक पाई खींचते हैं रेखा,
इसके समांतर और इसके समांतर यहाँ पे इसके। देखो समांतर चतुर्भुज तैयार हो गया कि नहीं मेरा? हाँ, नहीं तैयार हुआ? यह पी है तो यह भी क्या है? पी। और यह क्या है? पी। यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर भी क्या होगा? क्योंकि यह क्षैतिज रेखा, ये जो है अल्फा कोण पे एक रेखा है, यह लाइन और यह लाइन के बीच में अल्फा कोण। यहाँ पर भी यह लाइन यही है, ठीक। और यह वाला लाइन यह हो गया, इन दोनों के बीच क्या होगा? अल्फा। फिर से समझ लो, इस लाइन और इस लाइन के बीच जो कोण अल्फा, इस लाइन और इस लाइन के बीच कोण क्या होगा? अल्फा। इसको मैं ए मानता हूँ, बी मानता हूँ, सी मानता हूँ और डी। समझ आया? नहीं आया? इतना नहीं आया समझ में? फिर से समझो, एक सदिश पी है, एक सदिश क्या है? क्यू है। दोनों के बीच का कोण क्या है? अल्फा है। अब इस सदिश को जो है हमें समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं द्वारा निरूपित करना है। तो हम क्या किए? पी वाले को ए बी से और क्यू को ए डी से प्रदर्शित कर दिए। तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है? सुनो, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यहाँ पर पी है तो यहाँ पर भी क्या होगा? पी। और यहाँ पर क्यू है तो ये भी क्या होगा? क्यू। इतना समझ आया? अच्छा, चलो हम लोग थोड़ा सा करते हैं, क्या करते हैं काम? सी से ए बी पर लंब डालते हैं, यही मैं लिख दे रहा हूँ। सी से ए बी पर लंब क्या डाले? सी ई। ए बी यही है ना? ये मत सोचोगी, एक बात ध्यान से देखो, ए बी इतने छोटा है, अब सी से जब लंब डाले तो यहाँ आ गया यह ई। सी ई लंब ए बी ही कहा जाएगा। ये मत सोचो कि यहाँ से अब लंब इस पे डाले, यहाँ से लंब इस पे मैं नहीं डाल सकता। जैसे हम बोले सी से ए बी पर लंब डाले, ए बी तो मेरा यही तक है ना, हम लंब ऐसे डाल रहे हैं, ये तो दोनों मिल नहीं रहा है, मिल रहा है, फिर भी हम कहेंगे सी से ए बी पर लंब डाला गया है। सी से ए बी पर लंब सी ई डाला गया है। इसको आगे बढ़ा के ऐसे कर, समझ आया ना? नहीं समझे? हाँ, सी से ए बी पे लंब डालना है तो यहाँ से ऐसे लंब डाल दीजिए, फिर इसको बढ़ा दीजिए, हो गया। सी से ए बी पे लंब डाला गया है सी ई, सी से ए बी पर लंब डाला गया है सी। ठीक, चलो इतना कहानी मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक सदिश पी है, उसको हम भुजा ए बी से निरूपित किए। एक सदिश क्यू है, उसको हम भुजा एडी से, साइड एडी से निरूपित किए ना। अब एबी के बराबर डीसी भी होगा और एडी के बराबर कौन होगा? बीसी भी होगा। तो यहाँ क्यू तो यहाँ क्यू, यहाँ पी तो यहाँ पी। समझ आया? दोनों सदिशों के बीच में कोण अल्फा। अब हम परिणामी बनाते हैं, परिणामी इसी के पीछे से जाएगा, कहीं से जाएगा ना, तो ये परिणामी आर है। ठीक, हाँ ध्यान से देखिए, त्रिभुज सी बी ई में, सी बी ई में, चाहे बी ई सी में, चाहे जैसे लिखो। ठीक, ये समकोण है, क्या है? आयाम में समकोण भी लिख सकता हूँ। हाँ, समझ में आया? क्या लिखना है? हमें ये वाला भुजा पता है, इसका लंबाई में पता है क्यू। क्या पता है? सदिश क्यू मत लेना, हमें लंबाई लेना है, क्यू लेना है। ठीक, tan साइन अल्फा बराबर लंब बटा कर्ण, ये सभी लोग जानते हैं। साइन अल्फा और लंब बटा कर्ण। अल्फा क्यों लिए? क्योंकि यहाँ कोण अल्फा है। तो साइन अल्फा और लंब के स्थान पर लेंगे हम सी ई। क्या लेंगे? सी ई
बटा क्या होगा बी सी, लंब बटा कर्ण, लंब बटा सी ई हमें नहीं पता है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। और बी सी हमें पता है क्यू। ये देखो वेक्टर भी है, हमें सिर्फ परिमाण लेना है। ये क्या है सदिश क्यू है, इसका परिमाण क्या है क्यू। ये सारी बातें हम बता चुके हैं। ये क्या है सदिश, इसमें क्या है परिमाण और दिशा, परिमाण प्लस दिशा। इसमें क्या है केवल परिमाण, तो हमें केवल परिमाण लेना है। सीई बराबर क्या हो गया मेरा बताओ, दिशा गुणा करेंगे कितना आएगा क्यू साइन अल्फा, समीकरण नंबर 1 समझ में आया। अच्छा अब इसी त्रिभुज में कास अल्फा भी ले लूं। कास अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार मेरा कितना है आधार बीई कितना है और कर्ण कितना है बच्ची, कर्ण है बीसी। तो कास अल्फा बराबर बीई ऐसे ही, और सी बीसी के स्थान पे क्या लिखना है बीसी के स्थान पे क्यू, तिरछी गुणा कर दो। हाँ एक बात ध्यान देना क्यू, अब यहाँ से दो मतलब ध्यान हमें क्या देना है, हमें यह वाला भुजा हमें प्राप्त हो गया है और यह वाला भी, मतलब सीई भी प्राप्त हो गया है और बीई भी प्राप्त है। समझ आया। अब कुछ नहीं करना है, हमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है। किसका प्रमेय लगाना है, हाँ समकोण। देखो ध्यान से पहले देखो, समकोण त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई में, समकोण त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई में पूरा लेना है। ए सी ई समकोण तभी न बनेगा, समकोण त्रिभुज लेना है तो उसमें 90 अंश आना चाहिए। अगर मैं ए सी बी ले रहा हूँ तो यहाँ 90 कहाँ आ रहा है, बी सी ई का तो ले चुके हैं, कोण है ना, कर्ण की हमें जरूरत नहीं है, हमें तो पता है कि है तो काय निकाले ना, हमें तो कर्ण यहाँ पता है इसका, हम क्यों निकाले। हमें ये चाहिए परिणामी, क्या चाहिए हमें क्या चाहिए परिणामी। तो त्रिभुज ए सी ई में क्या होता है कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण के स्थान में क्या लिखेंगे उसकी आर स्क्वायर, एसी लिखो चाहे आर है ना, सदिश आर है, परिणामी लेंगे परिमाण लेंगे तार। लंब के स्थान क्या लिखेंगे लंबे है, अच्छा रजो पहले वैसे लिख दे, एसी स्क्वायर बार लंब हो जाएगा मेरा सीई और आधार क्या होगा ए। एसी के स्थान में क्या लिखेंगे आर स्क्वायर, सीई के स्थान में क्या लिखेंगे क्यू साइन अल्फा स्क्वायर और प्लस एई। एई का मतलब क्या हो गया ए बी प्लस, मैं साइड में एई निकाल दे रहा हूँ, एई बराबर होगा ए बी प्लस बीई। एई बराबर क्या होगा ए बी प्लस बीई। ए बी मेरा क्या है पी और बीई कितना है क्यू कास अल्फा। बीई हम निकाले हैं ना यार क्यू कास अल्फा। अब एई के स्थान पे ही पूरा लिखेंगे पी प्लस क्यू कास अल्फा स्क्वायर। क्या होगा आर स्क्वायर, ऐसे ही ध्यान से देखो, इसका वर्ग करेंगे इसका वर्ग करेंगे, क्या होगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ना। ध्यान ए प्लस बी का वर्ग का सूत्र लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab 2p q
कास अल्फा। देखो आर स्क्वायर सही है। फिर आगे कौन सा निशान है, बराबर। पहले हम इसको लिखेंगे पी ना, फिर इसको पास में रखते हैं। क्यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा प्लस 2 पी क्यू कास। आर स्क्वायर ऐसे ही, पी स्क्वायर ऐसे, यहाँ से क्यू स्क्वायर दो को कॉमन लेंगे हम। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा प्लस 2 पी क्यू। आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसका आंसर 1 हो जाएगा ना। हाँ, हम लोग कई बार पढ़े साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस पी क्यू कास अल्फा। 1 कहाँ गया, क्यू स्क्वायर में 1 का गुणा करें क्यू स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर इतना हो गया। अगर आर बराबर करेंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, यह परिणामी का परिमाण है। क्या है, हाँ, अभी दिशा रह गया है। चलो, परिणामी का पी से दिशा, पी से दिशा। ये परिणामी है, ये पी है। परिणामी पी से थीटा कोण बना रहा है। दिशा का मतलब कोण निकालना होता है। क्या होता है, तो परिणामी का पी से दिशा थीटा, यानी tan थीटा हमें चाहिए। क्या चाहिए, हाँ, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा कितना हो गया बच्ची, थीटा के लिए लंब कौन है, ये मत बोलना लंब है। लंब हमें 90 अंश पर लेना है। इसके लिए लंब होगा हमारा सीई। क्या होगा, सीई। और आधार क्या है बच्ची, एई। सीई कितना है, सीई कितना है, क्यू साइन अल्फा। एई कितना है, पी प्लस क्यू कास। ऐसे भी लिख सकते हैं, या थीटा बराबर tan इनवर्स, उधर जाएगा इनवर्स, क्यू साइन अल्फा पी प्लस क्यू कास। ये आंसर। अगर परिणामी का क्यू से दिशा पूछेगा तो जहां जहां पी लिखा है वहां वहां क्यू, और जहां जहां क्यू लिखा है वहां वहां पी। ये नोट क्या है, ध्यान से देखो। आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कास अल्फा। अभी हम ये वाला सूत्र पढ़े हैं ना। अब देखो क्या होता है, या पी होता है, या क्या होता है, पी होता है। एक बल इधर और एक बल इस साइड काम कर रहा है, और दोनों के बीच कोण क्या है, अल्फा। ठीक, समझ आया। तो परिणामी मेरा यह हो गया, आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कास अल्फा। ठीक, तो नोट नंबर ये क्या है कि यहाँ पे P है और जो Q है, अगर मान लो P और Q एक ही दिशा में लगे हों तब परिणामी बल कितना होगा। जैसे यहाँ पे एक भार है, P बल से उस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है और Q बल से इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, तो इस पे कितना बल लग रहा है बताओ, फिर से समझो। यहाँ पे एक भार है,
5 न्यूटन के बल से मैं पूरब साइड में खींच रहा हूँ, अब 3 न्यूटन के बल से आप लोग पूरब साइड में ही खींच रहे हैं, तो इस पे कितना बल कार्य किया? 8। तो 5 और धन 3 जोड़े कि नहीं? ऐसे P न्यूटन के बल से पूरब साइड में मैं खींच रहा हूँ, अब Q न्यूटन के बल से आप खींच रहे हैं पूरब साइड में, तो कितना बल लगा? P प्लस Q। चलो हम चेक करते हैं इस सूत्र से P प्लस Q आता है कि नहीं। इसे नोट नंबर 1 क्या है, इसमें हम लिखेंगे यदि दोनों बल एक ही दिशा में कार्यरत हों तब परिणामी कितना आना चाहिए? P प्लस Q ना, तुम ही लोग बताए हो ना। चलो हम चेक करते हैं आता है कि नहीं। यह हमारा परिणामी का सूत्र है। यह क्या है? परिणामी। ठीक, परिणामी का परिमाण है। एक ही दिशा के लिए क्या होता है? अल्फा बराबर कितना होगा? 0 अंश। ध्यान से समझो, P न्यूटन Q न्यूटन, तो दोनों के बीच कोण कितना है? 0 अंश। जैसे कि मैं भी पूरब साइड में धक्का दे रहा हूँ, तुम भी पूरब साइड में धक्का दे रहे हो, तो मेरे बल और तुम्हारे बल के बीच का कोण कितना होगा? 0 अंश। कितना होगा? हाँ, तो आप 0 लिखेंगे हम लोग। R बराबर √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos 0 कितना आएगा बच्ची बताओ तो? P² प्लस Q² 2PQ cos 0 को माने होता है। ये देखो वर्गांतर का सूत्र प्राप्त होता है कि नहीं? P प्लस Q का होल स्क्वायर अंडर रूट में ना, R बराबर P प्लस Q। अभी तुम लोग बोले हो ना, आते अधिकतम बल होता है। अगर अधिकतम बल लगाना है किसी पिंड पर, तो सारे बलों को एक ही दिशा में लगाइए, उस पर अधिकतम लगेगा। बन जाए, ये मानवीय भूल हो। हाँ देखो ध्यान से, अगर दो बल विपरीत दिशा में कार्यरत हो, जैसे यहाँ पे भार है, मैं P न्यूटन के बल से इधर खींच रहा हूँ, और कोई आया मेरा विरोधी, वह Q न्यूटन के बल से इधर खींच रहा है। ठीक है, अगर मेरा बल बड़ा होगा, ध्यान से देखो, अगर P बड़ा होगा Q से, तो ये वाला भार किधर जाएगा? उस डायरेक्शन में जाएगा, मेरे तरफ। कितने से जाएगा? P माइनस Q से जाएगा। नहीं समझे? सुनो, 5 न्यूटन के बल से मैं इधर खींच रहा हूँ, कोई मेरा विरोधी आया, वह 3 न्यूटन के बल से इधर खींच रहा है, तो यह वाला भार किधर जाएगा? दिमाग लगाओ, किधर जाएगा? हमारे उधर जाएगा ना, इस डायरेक्शन में जाएगा। कितने बल से जाएगा? बताओ, सोच के बताओ, कितने बल से जाएगा? आप फिर से समझो, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे भार है, क्या है? हाँ, 5 न्यूटन के बल से इसको पूर्व साइड में खींचा जा रहा है, और 3 न्यूटन के बल से पश्चिम साइड में खींचा जा रहा है। क्या भार किधर जाएगा? पूरब की तरफ ना। कितने न्यूटन के बल से जाएगा? 2 न्यूटन के बल से जाएगा। कितने न्यूटन के बल से जाएगा? यहाँ पे परिणामी R बराबर क्या होगा? P माइनस ना। अगर मान लो दूसरी स्थिति, Q बड़ा है P से, यह वाला बड़ा हो गया, तो इधर आएगा 5 न्यूटन। यह वाला बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ बड़ा वाला बल तो मान लो मैं 10 लिख दिया ना, तो कितने न्यूटन के बल से इधर आएगा? यहाँ पे परिणामी R बराबर क्या लिखेंगे? Q माइनस P। क्या लिखेंगे? हाँ, तो चलो हम लोग चेक करते हैं आता है कि नहीं। देखो, यदि दोनों बल विपरीत दिशा में कार्यरत हो, तब अल्फा बराबर कितना होगा? 180 अंश। कितना होगा? एक बल इधर, एक बल इधर, दोनों के बीच का कोण कितना? 180। देखो, एक ही दिशा में होगा 0 अंश, एक लोग इधर एक लोग इधर कर रहे हैं, कितना? 180 अंश। समझ आया ना? तो R बराबर ऐसे ही
अंडर रूट ऐसे ही पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कास अल्फा के स्थान पे 180 आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कास 180 माइनस 1 आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर माइनस 2pq ना, इसका वर्गमूल 2 होगा। आर बराबर अंडर रूट पी माइनस क्यू का वर्ग या क्यू माइनस पी का वर्ग। क्यों क्यों 2 होगा, ध्यान से देखो। बी माइनस ए का वर्ग क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba। ए माइनस बी का वर्ग क्या होता है, 10 में सर जी पढ़ाए थे हमको। ए माइनस बी का वर्ग बराबर होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab। बी माइनस ए का वर्ग बी स्क्वायर धन ए स्क्वायर माइनस 2ba। समझ आया ना? इन दोनों को देखिए बराबर है ना। हाँ। तो हम इसके स्थान पे चाहे यह वाला लिखे, चाहे पी माइनस क्यू लिखे, चाहे क्यू माइनस पी लिखे, बात एक ही है। इसीलिए हम देखो आर का मान 2 लिखे हैं, आर बराबर पी माइनस क्यू या आर बराबर क्यू माइनस। यहाँ वर्गमूल ले लेंगे पी माइनस क्यू, जब क्यू माइनस पी लिखेंगे तो क्यू माइनस पी आएगा मेरा। ठीक, इसको नोट कर लो यहाँ से लिखे यहाँ तक। नोट नंबर 3 है, दोनों बल एक दूसरे के लंबवत हो तब अल्फा बराबर कितना होगा बच्चे, 90 है। तो आर बराबर मेरा हो जाएगा, ये सूत्र हो गया। इसमें अल्फा के स्थान पे 90 अंश लिखते हैं हम लोग। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कास 90। ठीक है, कास 90 का मान कितना होता है, यहाँ पे अंश दे देना। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कास 90 का मान कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। कास 90 का मान 0। आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये पूरा 0 हो जाएगा। आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हाँ, बहुत लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ आर बराबर पी प्लस क्यू लिख के खाली हो जाएंगे। लिखते हैं ना, पी स्क्वायर का वर्गमूल पी लेंगे और क्यू स्क्वायर का वर्गमूल क्यू ले लेंगे। लेते हैं कि नहीं? नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तभी वर्गमूल लेंगे। जब ये दोनों जुड़ेंगे नहीं तो वर्गमूल भी नहीं लेंगे। यह वाला गलत है। ठीक, मेरा है। हाँ देखो बच्चों, जैसे कि P न्यूटन बल से इधर खींचा जा रहा है भार को ना, और Q न्यूटन के बल से इस साइड खींचा जा रहा है भार को। यहाँ कितने कोण बना है, 90। तो परिणामी का परिमाण कितना होगा, अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हम लोग कर्ण निकाल लेंगे तो वही आर हो जाएगा, अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। समझ आया?